हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और यूपीएलटी ग्रेड के लिए जो स्पेशल सीरीज चल रही थी, काफी लंबे समय से मैं इसका क्लास नहीं ले पा रहा था, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। और अब आपकी क्लासेस अगेन कंटिन्यू होगी, बैक टू बैक होगी। जैसे वीक में 3 दिन हो रही थी वैसे मैं कवर करूंगा। सो एक बार फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे और सारी चीजें को फिर से ध्यान रखना है। ऑलरेडी इससे पहले मैंने 17 सेशंस ऑलरेडी ले लिया है आपका। आज मैं 18वां सेशंस आपने लेने जा रहा हूं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा उसी नाम से फेमस है ये। तो आज के सेशंस में उसी को मैं कवर करने वाला हूं। सो मिस बिल्कुल भी नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है जितना पॉसिबिलिटीज हो सके। और जैसा कि आपको पता ही है कि वीक में 3 दिन में सेशंस ले रहा था, अगेन फिर से कंटिन्यू होगी आपकी मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को। ये 3 दिन जो मैं सेशंस ले रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। कितने बजे होंगे सर? रात को 9 बजे आप लोगों का सेशंस होगा। सो डोंट बी मिस आउट, यूट्यूब पर ये सेशंस होगी। सो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली फॉर द यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स। और सिलेक्शन चाहिए तो ये तो जो मैं करवा रहा हूं वो तो करना ही होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सिलेक्शंस लेना है तो मैं जो ये सेशंस करा रहा हूँ ये करना ही होगा, किसी भी कीमत पर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाकर डाउनलोड कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि प्री और मेंस आपका एग्जाम्स होने वाला है, प्री में जितने सेट हैं उसके सिर्फ 10 गुना बच्चों को मिलने वाला है मेंस में। तो प्री को लेकर के ऑलरेडी प्री बैच, जी हाँ, प्री बैचेस हमारी ऑलरेडी गोइंग ऑन है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लो। कॉमर्स की सेशंस में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्वाइन करते साथ ही कॉमर्स की कंप्लीट क्लासेस। क्लासेस में क्या होगा? इस क्लासेस में आपको सबसे पहले थ्योरी मिलता है। थ्योरी के साथ साथ क्या मिलेगा? थ्योरी के साथ साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और क्या मिलेगा? साथ में टेस्ट मिलेगा। ये सब चीजें ज्वाइन करते साथ में ही आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, बिना देरी किए हुए। जो नोट्स होंगे, जो क्लासेस होंगे, वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होगी। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? लिटरली फी जो है सिर्फ और सिर्फ 599 है। कॉमर्स की कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं। जनरल साइंस मतलब आपका जो 30 नंबर वाला जीएस है, आप सिर्फ वो भी पढ़ना चाहते हैं। तो जो बच्चे जनरल साइंस वाला पार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जनरल साइंस का बैच हमने अलग से रिलीज कर लिया है, जिसमें आपका जीएस वाला पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, रिकॉर्डेड होगा, पीडीएफ नोट्स होंगे, 1000+ एमसीक्यूज होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ 199 में अवेलेबल है। जी हाँ, मतलब पूरी की पूरी तैयारी एक ही जगह, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और एग्जाम से निकालने के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, सो दोनों पर कंप्लीटली फोकस कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक यूपीएलटी के सिलेबस में भी कंफ्यूजन है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली हमने आपको ऑफिस का नंबर दिया ना, आप इसमें सिंपली मैसेज करो व्हाट्सएप में जाकर के, यूपीएलटी सिलेबस। ठीक है, आपको कॉमर्स की पूरी सिलेबस टीम व्हाट्सएप कर देगी। अगर अभी भी सिलेबस में डाउट्स है तो सिंपली इस ऑफिस के नंबर में एक व्हाट्सएप में मैसेज डाल दो। क्या डालना है? यूपीएलटी सिलेबस। बाकी आपको सिलेबस ऑटोमेटिक टीम जो है वो भेज देगी। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। सबसे पहला, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय विच पार्टी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, किस पार्टी के द्वारा? अच्छा, सबसे पहली चीज ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है वो समझते हैं। अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो समझ लिया तो ये बहुत आसान है। देखो, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर कोई सामान बेच रहा है, किसको? इस बायर को। बायर उस गुड्स को खरीद रहा है, लेकिन यहां जो सेल होगा वो कंडीशंस होगा, यहां जो आप गुड्स बेचेंगे वो क्रेडिट में बेचेंगे। ध्यान से समझिएगा, उधार में आपने माल बेचा है। तो मान के चलो, बाय सेलर ने मान लो 1,000 रुपए का कोई सामान बेचा है उधार में। कैसे बेचा? उधार में हमने सामान बेचा। अब उधार में सामान बेचोगे, बायर बोलता है कि भैया ठीक है, हम तुमको ना 2 महीने के बाद पेमेंट देंगे। अब 2 महीने के बाद ये बायर पेमेंट कर ही देगा, इसकी क्या गारंटी है? तो सेलर ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम 2 महीने के बाद दोगे तो एक बिल बनाते हैं, एक बिल बनाते हैं, उस पर तुम साइन कर दो। एक बिल मैं लिखता हूं, क्या करता हूं मैं, एक बिल लिखता हूं, उसमें तुम बस सिर्फ सिंपली क्या कर दो, सिग्नेचर कर दो मेरे दोस्त। ठीक है, तुम बस सिर्फ इतना काम कर दो, काम हो जाएगा। ये बिल लिखता है और ये इस बिल को साइन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसमें मेनली 3 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी, एक होता है पेई। ठीक है, ये 3 लोग मेनली इसमें काम करते हैं। अब ड्रॉवर यहां पर कौन है? तो जो सेलर भाई साहब है, जो सेलर भाई साहब है, इनको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर।
और जो बायर साहब है उनको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवी। अगर आप इन दोनों के पोर्शंस को अच्छे से समझ लोगे, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बिल को किसने लिखा? इस बंदे ने, यानी कि सेलर ने बिल को क्या किया है? बिल को लिखने वाला ये बंदा। अच्छा, बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा? इसको साइन किसने किया? इस बंदे ने। यानी कि जो एक्सेप्टेंस है, सिंपल सी भाषा में जो एक्सेप्टेंस है, ठीक ना, एक्सेप्टेंस है, वो किसने दिया? हमारा इस ड्रॉवी ने। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इसने साइन किया है इस पर। ठीक है, तो यहां तो आपको आंसर मिल गया कि भैया ड्रॉवी यहां का आंसर होगा। ये तो आपको मिल गया इसका। ठीक है ना। जब ये बिल को लिखता है तो इस बिल को बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलते हैं। जब ये बिल को लिखता है ना तो इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। जैसे ही ये साइन कर देता है ना, तब इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन के आंसर बहुत बार बच्चों कंफ्यूजन में होते हैं। बिल्स को लिखने वाला कोई और है और बिल्स को बनाने वाला कोई और है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया, आंसर होगा ड्रॉवी ने। क्यों? क्योंकि अब सिंपल सी बात, अगर मुझे आपसे 1000 रुपया लेना है, मैं लिख दूं कि हाँ मुझे राम जी से 1000 रुपया लेना है, तो क्या राम मुझे देने को लायबल हो जाएगा? नहीं, राम तब लायबल होगा जब वो उस पर साइन करेगा। तो जब इसने, यानी कि सेलर ने बिल लिखा तो उसको हमने ड्राफ्ट का नाम दिया, और जैसे ही ड्रॉवी ने उस पर साइन किया वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है, ये बिल वापस किसके पास जाएगा? सेलर के पास जाएगा। अब सेलर इस बिल को अपने पास होल्ड करे, या फिर ट्रांसफर करे, या तो फिर मैच्योरिटी होने तक वेट करे, डिपेंडिंग है कि उसके ऊपर क्या करेगा। वो यहां पर वाली चीजें यहां की चीजें नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीजों को। क्लियर है? इसी को यहां पर बिल्स रिसीवेबल भी बोलते हैं, और इसी को यहां पर बिल्स पेबल भी बोलते हैं। तो ये दो तीन वर्ड है जो शब्दों के जाल हैं बोलते हैं ना, तो इन शब्दों के जाल को अच्छे से याद कर लीजिए, बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज, द होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात तो सर, मतलब क्या होता है? देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि कुछ शर्तों के साथ आपने बिल को होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर कुछ शर्तों को आपने पूरा किया है। यानी कि सब्सिक्वेंट होल्डर मीट अ सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस को होल्डर ने पूरा किया है, यानी कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाला कोई जो बिल धारक होगा उसको बोला गया है सब्सिक्वेंट ड्यू कोर्स। ठीक है, ये बात याद रखना है, भूलना नहीं है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मींस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने एक सेलर बनाया था, एक बायर बनाया था। आपने देखा कि इसमें 1000 रुपए का गुड्स खरीदा था। कितने महीने बाद पेमेंट करने वाला था? 2 महीने के बाद। और इसके लिए इसमें क्या तैयार किया था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार किया था, जिसमें बी के द्वारा यहां पर सिग्नेचर किया हुआ है। ये हमने देख लिया ऑलरेडी। क्लियर है? अब मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 1 जनवरी को ये बिल लिखा गया था। ये बिल तैयार कब हुआ है सर? 1 जनवरी को इसने लिखा। पेमेंट इसकी कब होगी? 2 महीने के बाद, यानी कि जनवरी फरवरी। हम बोल सकते हैं कि 3 दिन और ग्रे समय मिलता है, तो 3 मार्च को, 3 मार्च को इसका भुगतान होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग 1 जनवरी से सर 1 फरवरी, 1 फरवरी से सर 1 मार्च, सर 1 मार्च हो गया तो फिर 4 मार्च होगा। देखो यहां पर आप 3 मार्च और 4 मार्च दोनों लिख सकते हैं ग्रेस पीरियड के हिसाब से, क्योंकि महीना 1 से लेकर के 31 तक होता है, 1 से 1 नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा, ये चीज हो गया। अब 3 मार्च को मान लो इसको पेमेंट लेना है, लेकिन इस को ना आज पैसे की नीड है, तो ये क्या करता है? इस बिल को लेके चल जाता है बैंक के पास। कब? 1 ही तारीख को बैंक के पास चल गया। बैंक ने बोला कि ठीक है भैया, लो एक काम करो, इस बिल का मैं तुम्हें 950 रुपया अभी पे कर देता हूं, ठीक ना, और बाद में मैं 3 मार्च को जाकर के जो बायर है उससे 1000 रुपया ले लूंगा। तो ये बिल का एक तरह से बैंक ने इसको 950 रुपया दे दिया, पहले ही, आज ही दे दिया। इसको आज ही 950 मिल गया 1000 रुपया का किस जगह पर? तो ये जो अमाउंट उसको पहले मिला है बैंक के द्वारा, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल। दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल को बेच देना, सेलिंग द बिल टू द बैंक बिफोर मैच्योरिटी
और वो भी डिस्काउंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने क्या किया, बैंक को ये बिल उठा के दे दिया 950 में, और बैंक ने उसको कितना दे दिया, 950 रुपए दिया, और बाद में 1 महीने के बाद जाकर के ये, अभी फिलहाल इसने 950 इसको दे दिया, बाद में बैंक इससे जाके 1000 रुपया वसूल लेगा। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंटिंग का बिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जब डिस्काउंटिंग की बात आ रही है तो डिस्काउंटिंग का फिर न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएगा कुछ कुछ। चलिए क्या है, अब बिल जो कि 10,000 रुपए का है, ड्रॉन ऑफ 1 मार्च, ठीक ना, फॉर अ 3 मंथ, 3 महीने के बाद, ठीक ना, एंड द डिस्काउंटेड द बिल ऑन अ बैंक ऑन 1 अप्रैल एट अ 12% पर एनम, तो फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट। अभी जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा था, मैंने क्या कहा कि 1,000 रुपए का बिल था, जिसको बैंक में जाकर के हमने 950 में भंजाया। मतलब यहां पर जो 50 रुपए का अमाउंट था, वो डिस्काउंट अमाउंट था, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट था। अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके निकालना है उसी को। चलिए जल्दी जल्दी करके बताइए। ठीक है, बिल हमने कब लिखा है, 1 मार्च को, 3 महीने के बाद, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना, यानी कि मई के बाद फिर हम लोग जून भी आ जाएगा, तो हमारा 1 अप्रैल से, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, मार्च अप्रैल मई, फिर देन जून। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 3 दिन ग्रेस से मान लेते हैं, तो 1 जून यानी कि 3 जून मान लेते हैं हम। 3 जून तक ये जाकर के बिल डिस्काउंट होगा, बीच में 3 समय मिल गया। अच्छा, 3 मई होगा ना, यहाँ पर 1 तारीख है ना भाई, मार्च है, तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। मार्च के बाद फिर हमारा बीच में अप्रैल आ जाएगा, फिर मई आ जाएगा, ठीक है ना, 1 महीना, 2 महीना, यार जून ही तो होगा भाई। मैं भी आज कंफ्यूजन में बहुत हूँ लगता है। ठीक है, चलो, बीच में फिर अप्रैल में हम 1 अप्रैल को, यानी कि 1 महीना बीतने के बाद नेक्स्ट के 2 महीने बचे हैं, उस 2 महीने में हम कहा चले गए, बैंक के पास डिस्काउंट करवाने। कितने रुपए था सर, 10,000 रुपए का, कितना परसेंट, 12%। कितने महीने के लिए, सिर्फ 2 महीना। 2 महीना क्यों हमने लिया, 2 महीना इसलिए क्योंकि रेस्ट 2 महीना ही बचा हुआ है, ठीक ना, हमारे पास जो रेस्ट है बचा हुआ, वो कितना है सर, 2 ही महीना का बचा हुआ है। तो 2 महीने के लिए हम बैंक के पास गए। अब इसको आप काट छाट कर लीजिए, 12 से ये कट गया, ये और ये कट गया, बच गया 200 रुपए। तो डिस्काउंटिंग अमाउंट कितना हो गया सर, 200 रुपए हो गया। क्लियर है ये चीज, एकदम सिंपल सा। चलिए अगला, डिस्काउंट अर्न बाय द बैंक। अभी जो आपने देखा था, कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल हमने देखा कि 10,000 में से 200 रुपए का डिस्काउंट बैंक ने लिया, एक ही एग्जांपल हो गया। 1,000 रुपए में से 50 रुपया बैंक ने डिस्काउंट पर लिया। क्वेश्चन इज डिस्काउंट अर्न बाय द बैंक, ये जो डिस्काउंट बैंक ने अर्न किया है, ठीक ना, डिस्काउंटेड बिल ट्रीटेड, ये क्या ट्रीट किया जाएगा, इसको बैंक क्या ट्रीट करेगी, इसको इनकम बैंक मान लेगी, एक्सपेंस मान लेगी, लायबिलिटी मानेगी, या एसेट ऑफ द बैंक मानेगी। बैंक के नजरिए से ये क्या माना जाएगा, नजरिया बैंक का होना चाहिए। तो बैंक के लिए तो प्रॉफिट है ना, बैंक ने एक तरह से 1,000 रुपए वाली चीज को 950 में खरीदा, और कुछ समय बाद उसको 1,000 में बेचेगी। ये इसने बाई किया, ये इसने सेल किया, तो इसके लिए तो ये इनकम का सोर्स हो गया ना। मैंने ये 950 में खरीदा, 1,000 में बेचूंगा, तो ये मेरे लिए तो इनकम का सोर्स हो गया। क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर से नॉमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास। एक बिल है 20,000 रुपए का, ड्यू डेट ड्यू ऑन 1 जुलाई, इज रिन्यूएबल फॉर 3 मंथ्स विद इन इंटरेस्ट एट अ 12% पर एनम, द इंटरेस्ट अमाउंट टू बी एडेड। 20,000 रुपए का एक बिल जिसका डेट 1 जुलाई को होना था, बट नहीं हो पाया। अब रिन्यू का मतलब क्या होता है, रिन्यू का मतलब समझिए, यानी कि कोई बिल की जो डेट है, जो मैच्योरिटी डेट है, वो 1 जुलाई को होनी थी। इस दिन हम बायर, जो बायर है उसके पास पेमेंट के लिए गए, तो फिलहाल पेमेंट नहीं हो पाया। अब पेमेंट नहीं हो पाया, इस वजह से इसको डिसऑनर भी बोल देते हैं कि हाँ डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने से पहले जो बायर था वो आगे बोलता है, भैया देखो डिसऑनर मत करो, तुम नया बिल लिख लो मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है अभी। तो जब पैसा नहीं है तो न्यू बिल लिखा जाता है।
जब न्यू बिल लिखा जाता है तो जो हमारा ओल्ड अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके लिखा जाता है। तो कितना इंटरेस्ट होगा क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे। इंटरेस्ट लिए निकाल लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट कितना आएगा भैया? 20,000 का बिल है, कितना प्रतिशत बोला है? 12% बोल रहा है, वो भी 3 महीने के लिए, बटे 12, क्योंकि समय से लेना है। 12/12 कट गया, 1 2 1 और 2, 3 दूनी 600 रुपया। यानी कि जो डिस्काउंटिंग जो हमारा इंटरेस्ट है वो 600 लगेगा। मतलब जो न्यू बिल का अमाउंट होगा, अगर न्यू बिल का अमाउंट निकाला जाए तो ये 20,000 प्लस 600 कितना आएगा? 20,600 का बिल लिखा जाएगा। क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट पूछा था, सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पूछा है तो हम ऑप्शन नंबर ए में चूज कर लेंगे। समझने के लिए आप समझ लीजिए। क्लियर है ये चीज? आ रही है समझ में ना? चलो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 is an act to define and amend the law retaining to relating to किससे रिलेटेड है वो बताओ। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो इनमें से किससे रिलेटेड है वो बताइए। जो डिफिनेशन दिया गया है जो, या फिर जो भी अमेंडमेंट किया गया था लॉ में, वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, वो बताइए। चेक से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, प्रोमिसरी नोट से, या फिर यहां पर जितने दिए गए सभी से? बहुत अच्छे। चेक से भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी है, प्रोमिसरी नोट से भी है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना? नेक्स्ट, इन प्रोमिसरी नोट हाउ मैनी प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व, सॉरी, कितने पार्टीज प्रोमिसरी नोट में इन्वॉल्व होते हैं? दो पार्टी सिर्फ। ड्रॉवर, ड्रॉवी या पेई, आप जो भी बोलना चाहे, एक ही बात है। ठीक है। और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई 3 लोग होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर डायरेक्टली काम होता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में लिखता है देन एक्सेप्ट करता है, तो बीच में एक बंदा और है जिसको हम लोग डिस्काउंट करवा लेते हैं या फिर पेई बना सकते हैं, तो वो एक 3 बंदे हो गए। यहाँ पर लिखने और एक्सेप्ट करने का इशू नहीं है, जो बंदा लिखेगा वही इसको बनाता है, वो कंप्लीटली उसी के द्वारा सारी चीज होती है। तो एक पर्सन वो, और दूसरा पर्सन जो पैसे प्राप्त करेगा, तो जो वो होल्ड करेगा वो प्राप्त करेगा। तो सिंपल सा, ड्रोवर और ड्रोवी या फिर आप पेई, जो भी आप बोलना चाहे। और एक पर्सन हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रोवर, ड्रोवी और पेई, 3 पर्सन हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, सेक्शन 5 किसके लिए काम आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, होल्डर इन ड्यू कोर्स में, चेक में और प्रोमिसरी नोट में? चलिए जल्दी बताइए, सेक्शन 5 किस में काम आता है? बहुत अच्छे, सेक्शन 5 काम आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अच्छा, बाकियों का सेक्शन बताओ, बाकियों का सेक्शन बताओ जल्दी जल्दी। होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9 में आता है। चेक की बात करूं तो सेक्शन 6 में आता है। प्रोमिसरी नोट की बात करूं तो सेक्शन 4 में आता है। और ये हमारा सेक्शन 5 में आता है। ठीक है, तो ये सबको याद रख लो भाई, सारे के सारे एग्जाम में काम आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, द इंटरीम कंपनसेशन पेबल अंडर अ सेक्शन 143 may be recovered as if it were a fine। क्या है ये धारा 143 ए के अंतर्गत? ठीक है ना, धारा 143 ए के अंतर्गत क्या है कि जो अंतरिम मुआवजा होगा, मुआवजे के जुर्माने के तहत में वसूल किया जा सकता है, वो इनमें से कौन सा पार्ट होगा? यानी कि आपने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो कंपनसेशन देते हो, मतलब मुआवजा भरते हो, अब मुआवजा कब आ सकता है? मैंने एक बिल इशू किया, ठीक है ना, जिसने भी बिल को एक्सेप्ट किया है, या प्रोमिसरी नोट में, दोनों केसेस में, ठीक है, या फिर चेक वाले केस में, हर एक इंस्ट्रूमेंट के केस में। आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गई, चेक बाउंस हो गई, हमने पैसा मांगा, आप पैसा नहीं दे रहे हो, हमने यहाँ पर लीगली केस कर दिया। अब उसमें क्या होगा कि आप जो बेसिक प्रिंसिपल है वो देते हो, प्लस कंपनसेशन देते हो। तो क्वेश्चन ये है
कि जो कंपनसेशन या जो अमाउंट्स आपको पेबल करना होता है, ठीक है ना, जो आपसे रिकवर किया गया एज अ फाइन या फिर कंपनसेशन, जो भी आप बोलना चाहे, ये किस तहत में आता है, किस चीज को लेकर के आता है, तो ये एक कोड ऑफ क्रिमिनल कहलाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत में इसको लाया गया है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 के तहत में नहीं आता है, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट के तहत में, क्रिमिनल प्रोसीजर्स के तहत में ये काउंट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड, अगर बिल को डिसऑनर्ड बोला जा रहा है का मतलब क्या होता है? बिल को डिसऑनर्ड मतलब क्या हो गया? अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, हमने एक बिल लिखा था 1,000 रुपए का, किसको? सेलर ने ये बिल लिखा था, किसको भैया? बायर को। अब मान के चलो 10 मार्च को इसका पेमेंट का डेट है, यानी कि जिसको हम लोग मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, तो पेमेंट डेट बोल दो, इसका मैच्योरिटी डेट है। लेकिन उस दिन बी जो है वो पेमेंट नहीं करता है, तो जब ये पेमेंट नहीं कर पाता है, इस पेमेंट नहीं करने को हम लोग डिसऑनर्ड बोलते हैं, यानी कि वो पेमेंट नहीं कर पाया। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा? सिंपल सी बात है, डिसऑनर्ड कब कब होगा? जब हम बिल उसके पास प्रेजेंट करते हैं तो भैया वो बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है, यानी कि बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये भी एक तरह का डिसऑनर्ड ही है कि भैया हम बिल लेके गए, वो भुगतान नहीं किया मेरे पास, ठीक है ना। वन ऑफ द सर्वल ड्रॉवीज मेक अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बीइंग अ ड्यूली रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस द बिल। क्या है क्वेश्चन में कि चूंकि एक नहीं है, दो तीन ड्रॉ भी है, यानी कि जब एक बिल को स्वीकार करने के लिए विविध रूप से अलग अलग स्वीकृति मिली है, मतलब सर्वल ड्रॉवीज हैं आपके पास में, और ऐसे कंडीशंस में कोई एक डिफॉल्ट हो जाता है, ये सारे मिलकर डिफॉल्ट करते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल को, तो अगेन फिर से ये डिसऑनर्ड ही हो जाएगा। नन एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, बट वो एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहा है, किस चीज के लिए? पेमेंट करने के लिए, तो वो अगेन डिसऑनर्ड भी हो जाएगा। मतलब सिंपल सी भाषा में, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो डिसऑनर्ड है, ठीक है। तो यहां पर दो तीन वर्ड समझना है हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लिखना, बिल्स को देना, बिल इंडोर्समेंट करना, इंडोर्समेंट वाले क्वेश्चन भी अभी आएंगे, इंडोर्समेंट करना, फिर बिल्स को डिसऑनर्ड होना, बिल को डिस्काउंट करवाना, तो कुछ कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं बहुत अच्छे से। लो, इंडोर्समेंट की मैं बात कर रहा था, इंडोर्समेंट आ गया, क्या है? वेयर द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंडोर्स किया जा रहा है, इट इन अ मैनर दैट्स डू नॉट इनकर any liability as an endorser, such a endorsement is called as। सबसे पहले ये इंडोर्समेंट होता क्या चीज है वो समझते हैं। सेलर और बायर, अभी हमने इस चीज को पढ़ा, और कितने का बिल लिखा था सर? 1,000 रुपए का बिल लिखा था। कितने महीने के बाद पेमेंट करना है? 2 महीने के बाद, हमने ये देखा था ना शुरू से ही। यहां से देखो, मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो। बिल इसके पास है, अब मान लो इसको पे करना है किसी को, फॉर एग्जांपल सी को पेमेंट करना था, ठीक है ना। अभी ये फिलहाल बैंक के पास नहीं गया है, एस को पेमेंट बी देगा 2 महीने के बाद, ठीक है। फिलहाल एस को पेमेंट करना है सी को, तो एस ने क्या किया, बोला कि भैया एक काम करो, तुम ये बिल रख लो, तुम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लो, जिसकी वैल्यू है 1,000 रुपए, तुम 2 महीने के बाद इस बी के पास चल जाना और पेमेंट ले लेना। सिंपल सा हिसाब, उससे एस का भी सरदर्द कम हो गया, उसने भी अपना भुगतान कर दिया। तो ये जो एस ने सी को दिया, दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट, दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। अब अलग अलग इंडोर्समेंट होता है, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होता है, फैक्युलेटिव होता है, कंडीशनल होता है, सेंस रिसोर्स होता है। सेंस रिसोर्स इंडोर्समेंट वो होता है जहां पर इंडोर्स करने के बाद जो लायबिलिटीज है वो खत्म हो जाती है, लायबिलिटीज ऑलमोस्ट नील हो जाती है, जिसको सेंस इंडोर्समेंट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है। कंडीशनल इंडोर्समेंट तब होता है जब हम कुछ कंडीशंस के साथ इंडोर्स करते हैं, कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसको किसी दूसरे को नहीं दे सकते, सी भी चाहे तो किसी और को दे सकता है, कंडीशन अपॉन होते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशनल
अगर इंडोर्समेंट किया जाए कुछ कंडीशंस लगा करके तो कंडीशनल हो गया। फैक्यूलेटिव्स की बात किया जाए तो जहां पर आप इंडोर्स तो करते हैं लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ राइट का सिर्फ इंडोर्समेंट करते हैं, ठीक ना, और कुछ राइट्स अपने पास रखते हैं, बाकी को इंडोर्स कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें जहां पर राइट्स के इंडोर्समेंट्स की बात होती है, जहां राइट्स को कुछ रखा जाता है या इंडोर्स किया जाता है उसकी बात होती है। रिस्ट्रिक्टिव जहां पर इंडोर्समेंट करने में हम रिस्ट्रिक्शन है, जहां पर आप इंडोर्स नहीं कर सकते हैं वो चीज हो गई। तो ये चारों चीजें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर पर ही हम पे करेंगे, यानी कि आदेशानुसार दे होगा। जब आप डिमांड करोगे तब हम पे करेंगे। लो मैंने पूरा आंसर बता दिया, जब आप डिमांड करोगे तब हम पे करेंगे। क्या होगा? जब ऐसा हो कि डिमांड ऑन अ पे हो, सिंपल सी भाषा में समझिए, डिमांड ऑन पे हो तो उसको इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ बोलते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बॉस। इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है जो बहुत बार काम आता है। When a promissory note or bills of exchange payable, which is no time for a payment is specified, क्या है? जब कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भुगतान के लिए कोई समय निर्देशित ना हो। अभी जस्ट मैंने इसका पीछे आंसर दिया था, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी जस्ट मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया इसका ना, पेमेंट देयर ऑफ, यानी कि पेबल ऑन अ डिमांड, पेबल ऑन अ डिमांड, ठीक है। देखो क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, अगर समझ में आया तो बहुत आराम से आंसर करोगे, नहीं समझ में आया तो बहुत डिफिकल्टीज तो घेरेगी ही घेरेगी। तो समझना जरूरी है। और आपको भी पता है अभी तो ये प्री है, मेंस तो बाकी है। अगर नौकरी चाहिए तो अभी आधी कहानी तो बची है आपकी, तो फोकस वहां करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइन बाय द मेकर इज प्रोमिसरी नोट? निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित में से कौन सी दस्तावेज वचन पत्र कहलाएगी? किस पे वो अपना हस्ताक्षर करेगा? ये कौन सा वचन पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट कहलाएगा इनमें से? अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, ये इनमें से कौन सा प्रोमिसरी नोट है? प्रोमिसरी नोट की या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक खासियत समझिए। सबसे पहली चीज, प्रोमिसरी नोट की बात करूं मैं या तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं, सबसे पहली चीज इसमें पार्टीज के नेम होंगे। पार्टीज वो भी स्पेशली बायर का नाम तो जरूर होगा, यानी कि जो पे करने वाला है। दूसरा, डेट जनरली मेंशन होता है। तीसरा, अमाउंट मेंशन होता है। चौथा, कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं कि कंडीशनल होना चाहिए, तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ढूंढनी है, अगर ये सब चीजें आपने ढूंढ ली तो बॉस काम बन गया। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। मिस्टर बी, आई ऑन यू 1000, श्रीमान बी, मुझ पर अपन आपके 1000 रुपए बकाया है। तो भैया ये मैं बता रहा हूं, ये पे करने वाली बात नहीं है, तो ये तो काट दीजिए। मिस्टर बी विल पे यू 1000 आफ्टर मैरिज, ये कंडीशंस लग गया तो ये काट दीजिए। मिस्टर बी विल पे यू मनी ऑन अ डिमांड, कौन सी मनी, कितना पैसा, क्लियर नहीं है। मिस्टर बी विल पे यू 1000 ऑन डिमांड, जब आप डिमांड करोगे तब, तो डिमांड ऑन द डेट हो गया, तो डी नंबर। नाम मेंशन है, मैं पे करूंगा 1000 रुपए ऑन डिमांड पर, डेट के साथ में, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस। इन 15 क्वेश्चंस में आपने कितने स्कोर किए हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। और वीक में 3 दिन जो सेशन चल रही थी वो कंटिन्यू आप लोग के लिए गोइंग ऑन रहेगी। और देखो, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है बॉस, ठीक है ना। एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ोगे तो भैया टॉप 10 में नहीं आ पाओगे, और टॉप 10 में नहीं आओगे
तो मेंस तो दूर की बात है, अब प्री और मेंस आ गया तो मेंस तो ही पूरा बचा हुआ है, वहां तो मेन आपकी टक्कर होने वाली है। तो प्री के अच्छे से कर लीजिए, और इच्छा रखिएगा सिर्फ कॉमर्स नहीं बल्कि जनरल साइंस वाला पार्ट भी अच्छे से कवर करना है, यानी कि जो 30 नंबर का पार्ट है वो भी अच्छे से कवर करना है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए, और जिन्होंने कॉमर्स ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, आपका जनरल साइंस बचा हुआ है, फटाफट जाइए इसको भी फटाफट अपना कवर अप कीजिए। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में, अगले सेशंस में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।